नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसा एजुकेशन पर। हम पिछले 2 वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से पढ़ लिए थे। मुझे आशा है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो पिछले 2 वीडियो को देख चुके होंगे। इस वीडियो में हमने कुछ 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन IAS प्री 2007 का भी है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमने पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंचती है, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ग्रुप डी के लिए हम लोग प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी चला रहे थे, उसको बंद करके बायोलॉजी लिए थे क्योंकि साइंस से ग्रुप डी में ज़्यादा पूछा जाता है, उनमें भी बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है। तो हमने कुछ 2 क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को खत्म किया और तीसरा वीडियो उसका क्वेश्चन के लिए है। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन लगाइए, जो भी बनता है फिर उनका डिस्कशन भी देखेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म क्या है। हम पहले क्लास में बताए थे मेटाबॉलिज्म क्या है। तो नए पदार्थों का बनना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। तो क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म क्या है। शरीर में नए पदार्थों का बनना, सरल अणु का जटिल अणु में तोड़ना, अपचयन और उपचयन। ये तो जाहिर सी बात है, तीनों नए पदार्थ का बनना तो मेटाबॉलिज्म है ही, और नए 2 पदार्थ से बनते 2 तरीके से, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि बड़े अणु जो है टूटकर छोटे अणु में बनेंगे, और फिर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, तीनों ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन, शरीर में किस भाग में पित्त रस एवं कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था लीवर। लीवर क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, और ये सिस्टिक डक्ट इसे लेकर बाहर आती है, जाकर के पित्ताशय में स्टोर होता है, और ये फिर जाकर के अमाशय में पेनक्रियाज के साथ मिलकर ड्यूडेनम में तीनों अपना साबित कर देती है। और ये देखिए टॉक्सिक कन्वर्टर का भी काम कर रहा था, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कौन कर रहा था, लीवर, यानी आंसर लीवर होगा। और हृदय की बात करें, पित्ताशय और फेफड़ा की बात करें, हृदय तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है ही नहीं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। पित्ताशय की बात करें, पित्ताशय ये हो गया गोल ब्लाडर, यहाँ पर ये यहाँ पर पित्त रस स्टोर होता है, ना कि पित्त रस बनता है। और फेफड़ा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, यानी श्वसन तंत्र का भाग है। इसके बाद शायद वही चैप्टर आने वाला है, हम उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल से। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, अभी हमने पढ़ा था पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अमाशय की बात करें तो अमाशय पाचन तंत्र में है। दूसरी बात करें लीवर, ये रहा लीवर, और तीसरा है अग्नाशय। अग्नाशय ये रहा पैनक्रियाज या अग्नाशय। मींस हृदय जो है हमारा, हृदय जो है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, हृदय हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगले अध्याय में इसको हम पढ़ेंगे। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी डस का हिस्सा है। ड्यूडेनम की बात करें, ग्रहणी हम बताए थे पिछले क्लास में, छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम जो कि जंक्शन का काम करता है, इसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन। किस बात का जंक्शन बोलते हैं, अमाशय, लीवर और पैनक्रियास तीनों एक ही जगह आकर मिलते हैं, इसलिए ड्यूडेनम बोलते हैं। और ये छोटी आंत का पार्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत। बड़ी आंत नहीं होगा, ये रहा बड़ी आंत, पित्ताशय ये रहा, और अग्नाशय, अग्नाशय आपका ये रहा, यानी ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अलग अंग पुनः विकसित होने की क्षमता रखता है। मानव शरीर का, हम बताए थे पिछले वीडियो, मानव शरीर का वह अंग रीजनरेशन पावर बनाता है, कौन सा, लीवर। लीवर आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, आधा किसी को काट कर, फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कभी हमको चोट लग जाए, घात लग जाए तो उन पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये रीजनरेशन पावर इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है, ये काफी एक्टिव होती हैं, ये अपने आप को खुद हील करने का काम करती है, इसलिए रीजनरेशन पावर, ये रीजनरेशन मानव शरीर का कौन सा पुनर्विकसित होने का काम करता है। तो आपका आंसर होगा जिगर या फिर लीवर। दिमाग बिल्कुल भी नहीं होगा, अग्नाशय बिल्कुल भी नहीं होगा, तिल्ली नहीं होगा। तिल्ली की बात करें, इसको स्प्लीन बोलते हैं, यहाँ पर ब्लड आकर मरते हैं और पुनर्विकसित होता है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ, यानी कि इसे हम लोग क्या, मानव शरीर का कब्रगाह बोलते हैं, ब्लड का कब्रगाह बोलते हैं, किसे, तिल्ली को। ये क्वेश्चन हम डेट लिखा हुआ, एनटीपीसी जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, ये क्वेश्चन जेई में, एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी में, फिर ये क्वेश्चन है एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन है, मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है। हमारे जो जीव है, इसके ऊपर छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स होती है, स्वाद कलिकाएं, जो सीधे ब्रेन से जुड़ी होती है, नर्वस सिस्टम से। क्योंकि जैसे हम कुछ खाते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, इनके स्वाद को हमारे ब्रेन तक भेजता है, और हम डिफाइन कर पाते हैं ये किस तरह का है, अम्ल है, क्षारीय है, या फिर सॉरी खट्टा है या कड़वा है, जैसा भी। और जीभ के 3 भाग, आगे से मीठा महसूस होता है, पीछे से नमकीन, और पीछे चले जाएं कड़वा महसूस होगा, बल्कि दोनों साइड से खट्टा महसूस होगा। ठीक है, मानव शरीर में कितनी ये टेस्ट बड्स होती है,
हम बताए थे 8 से 10,000, लेकिन 2 से 8,000 है, लेकिन ये इसी के बीच स्लाइस करेगी। 50,000 से 100,000 नहीं होगा, 50,000 से 1 लाख भी नहीं होगा, 1 मिलियन ये तो बिल्कुल भी गलत, मोर देन 10 मिलियन ये भी बिल्कुल भी गलत। यानी 8 से 10,000 के बीच में एक ही ऑप्शन लाइस कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 2 से 8,000 आंसर करेक्ट। भोजन नली की दीवार में संकुचन एवं प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? हम बताए थे भोजन जो है मुख से शुरू होकर के छोटी आंत के बड़ी आंत के एनस तक जाता है। उनमें से मुख के बाद आया था ईसोफेगस, ये वाला गला वाला भाग। इसमें क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन को केवल मुख से लेकर अमाशय तक ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ कोई भी पाचन का काम नहीं होता है। इन्हें बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन या क्रमाकुंचन विधि। तो आंसर होगा भोजन की दीवार में संकुचन एवं प्रसरण का काम कौन करता है? तो ये इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियोस को पॉज करिए और अभी इसी समय इसका आंसर दीजिए कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। चलिए हम देखते हैं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कैसे बदलता है। प्रोटीन की बात करें, ये अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टॉन्स। लगभग 20 अमीनो एसिड मिलकर पेप्टॉन्स बनाते हैं और लगभग 20 से 25 पेप्टॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, मतलब अगर हमें प्रोटीन का पाचन करना होगा, अमीनो एसिड पेप्टॉन्स बनाएगा और पेप्टॉन्स प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन का पाचन करना होगा, प्रोटीन से पहले क्या तोड़ना होगा? पेप्टॉन्स, फिर वापस पेप्टॉन्स को क्या तोड़ना होगा? अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन का पाचन केवल पेप्टॉन्स में होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? आंशिक पाचन। फिर वापस पेप्टॉन्स का अमीनो एसिड में पाचन को क्या बोलेंगे? कंप्लीट पाचन। क्वेश्चन बोला गया कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड में कंप्लीट पाचन की बात किया जा रहा है, आंशिक पाचन की नहीं। हम बताए थे वहां पर छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है प्रोटीन का, जबकि अमाशय में यानी पेट में प्रोटीन, वहां एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है। लेकिन क्या पूछा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, यानी ये ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत से निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा, इस आंसर का दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रोटीन को, कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ये आईएएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से है कि पाचन एंजाइम कौन नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन देखें तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अभी हमने पढ़ा प्रोटीन का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, मतलब ये भी एंजाइम है। यानी पेप्सिन की बात करें अभी तो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन तोड़ा था? प्रोटीन। मतलब एक बच जाता है जठर रस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। जठर रस हमारा पाचक एंजाइम नहीं है। क्यों नहीं है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? अमाशय में आए हुए प्राइमरी बैक्टीरिया को मारना और एंजाइम को एक्टिवेट करना, ना कि ये खुद एंजाइम। इसलिए जठर रस जो है हमारा पाचन के तहत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस यानी बाइल जूस की भूमिका होती है। बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से। बाइल जूस बना लीवर द्वारा, आया कहां? अग्नाशय में। अग्नाशय भी अपना पैनक्रियाटिक जूस बनाया, डाल कहां दिया? करके छोटी आंत में। लेकिन अगर ध्यान दें तो इस बाइल जूस का काम हम बताए थे, बाइल जूस का काम क्या है? वसा का पाचन? बिल्कुल भी नहीं। वसा का अवशोषण? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वसा का पाइसीकरण ही करेक्ट आंसर होगा। वसा का उत्सर्जन ये तो सारा गलत है। अब कंफ्यूजन होगा वसा का पाचन और वसा का पाइसीकरण में क्या अंतर है? वसा का अवशोषण यानी खाना का अवशोषण तो छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन पाइसीकरण और पाचन में क्या अंतर है? पाइसीकरण मतलब होता है उसको मॉडिफाइड करना, उसको तोड़ फोड़ करना, उसे अर्धपाचित बना देना। लेकिन यहाँ पाचन नहीं करना, वसा का पाचन नहीं करना। वसा का पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। कौन? लीवर से निकला हुआ कौन? तो बाइल जूस। ये स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता है? वयस्कों में जाहिर सी बात है, आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, जब उसे मम्मी दूध पिलाती है कुछ देर बाद वो उल्टी कर देती है ना, पूरा बॉडी खराब हो जाता है। तो क्यों होता है? तुरंत उनको दूध पीने के बाद उनके मुंह से दही कहां से आ गया? ये रेनिन एंजाइम का काम है। यानी बच्चों में दूध पाचन नहीं, दूध का पाचन, क्योंकि दूध तो कच्चा दूध होता है, माँ का दूध, वो थोड़ा सा हार्मफुल भी था। अगर हम लोग कच्चा दूध पी ले तो डाइजेस्ट होता नहीं, बच्चों में ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए भगवान जो है छोटे छोटे बच्चों में पहले से रेनिन एंजाइम बनाकर भेजा है कि वो अगर पिला दे, ज्यादा हो जाए तो वो क्या कर दे, उस दूध को दही के रूप में बना करके बाहर कर दे, उनको हार्म ना हो।
इसलिए ये रेनिन एंजाइम जो है बच्चों में पाया जाता है, समानता वयस्कों में नहीं पाया जाता है। एडल्ट अवस्था में ये रेनिन एंजाइम शरीर में खत्म हो जाता है। यानी कौन सा एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया तो रेनिन होगा, बल्कि ट्रिप्सिन होगा, टाइलिन होगा और एमाइलेज होगा। पाचित भोजन, भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पाचित भोजन, दो बार लिखा गया, पाचित भोजन का अवशोषण होता है। पाचित हुई भोजन, जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण कहाँ होगा? केवल डाइजेशन में भोजन को पचा लेने से पेट में एनर्जी मिल जाएगा? नहीं, उसका अवशोषण भी होगा। छोटी आंत में देखे थे भोजन का कंप्लीट पाचन होता है, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन ऑप्शन के थ्रू देखें, पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? उधर बोले तो पेट, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ग्रहणी किसको बोला जाता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में छोटी आंत का पूर्ण पाचन तो होता है, ये तो इसमें पाचन की बात होगी, लेकिन पूछा जा रहा है अवशोषण। मलाशय बोले तो रेक्टम को बोला जाता है, सबसे लास्ट वाला सीकम कोलन रेक्टम, बड़ी आंत का सबसे बड़ा वाला भाग अवशोषण। लेकिन अब बड़ी आंत में भी नहीं होता है। भोजन का अवशोषण की बात करें तो अवशोषण कहा जाता है इलियम में होता है, यानी क्षुद्रांत में। हम बता दें इलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मुट्ठी नुमा, मुट्ठी के उंगली जैसी संरचना होती है, इसमें भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत का वह भाग जिसमें भोजन का अवशोषण होता है, तो तीसरा वाला जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, इलियम वाले भाग में छोटी आंत का, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखिए, इंसुलिन का स्राव होता है। हमने बताया था इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के अग्नाशय में 3-4 सेल निकलते हैं, वैसे अग्नाशय के अल्फा, बीटा और गामा सेल। 3 सेल अल्फा, इंसुलिन का हार्मोन कौन करता है? बीटा सेल से होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, गामा सेल से पॉलीपेप्टाइड्स और डेल्टा सेल से आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा सेल, इंसुलिन का हार्मोन बीटा सेल। इंसुलिन की कमी से, अगर इंसुलिन कम स्राव होता है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम बदलेगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रह जाएगी। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रह गई, यानी इंसुलिन कम बन रहा है, तब आपको डायबिटीज होगा। जो कि जब आप यूरिन टेस्ट करवाएंगे, वहां ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा मिलेगा, डॉक्टर आपको डायबिटीज का पेशेंट घोषित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की क्षारीय प्रकृति होती है। भोजन की क्षारीय प्रकृति कहाँ होती है? अगर बात करें अमाशय में, अमाशय में अभी बताए थे क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भोजन की प्रकृति अमाशय में क्षारीय होगी कैसे? बिल्कुल गलत है, यहाँ तो होने वाला नहीं। लेकिन अम्लीय आ जाता है कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या जुड़ा है? लीवर। लीवर क्या निकालता है? लीवर निकालता है बाइल जूस, यानी पित्तरस। पित्तरस का पीएच मान हम बताए 7.8 से लेकर 8.9 के आसपास तक होता है। लगभग 9 के आसपास, 9.5 के आसपास होता है। यानी ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार है जो कि खाना को क्या बने? क्षारीय। तो ये क्षारीय हुआ कहाँ? छोटी आंत के कौन से वाले भाग में? ग्रहणी या ड्यूडेनम। अगर आपको ग्रहणी आंसर है ठीक है, नहीं तो छोटी आंत लगाइए। ऑप्शन देखते हैं क्या है। भोजन का क्षारीय प्रकृति होता है अमाशय, बिल्कुल नहीं, अमाशय में अम्लीय होता है। ऑप्शन मिल गया छोटी आंत, बड़ी आंत होगा नहीं, मुक्त तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिथोस्ट्रोपी, लिथोस्ट्रोपी संबंधित है। लिथोस्ट्रोपी एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी का ये क्वेश्चन पूछा गया, लिथोस्ट्रोपी है क्या? हम बताए थे गोल ब्लाडर में, अगर आपका गोल ब्लाडर में जब स्टोन आ जाता है, पत्थर बन जाता है, उससे बोलते हैं गैलेस्टोन। यानी पित्ताशय में पथरी को क्या बोलते हैं? गैलेस्टोन। पित्ताशय में पथरी को गैलेस्टोन बोलते हैं। ये दो तरह से होता है। अगर छोटे 1-2 पथरी हो गए तो उसे अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए तोड़ दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? लिथोस्ट्रोपी। लेकिन जब इसी गोल ब्लाडर में बहुत ज्यादा 3, 4, 5, 8, 10 पत्थर हो जाए बड़े बड़े, तब इसे ही काट कर निकाला जाता है, जिससे क्या बोलते हैं? कोलेस्टेक्टोमी। यानी लिथोस्ट्रोपी संबंधित है किससे? अमाशय नहीं होगा, पैनक्रियाज नहीं होगा, लीवर और पित्ताशय में यहाँ फंस जाएगा लोग, लीवर और पित्ताशय। ये लीवर भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? पित्ताशय। क्योंकि पित्ताशय में पथरी को क्या बोलते हैं? पित्ताशय में मतलब ये वर्ड संबंधित है पित्ताशय से। पित्ताशय में पथरी को ठीक करने से संबंधित है क्या? लिथोस्ट्रोपी। इसके साथ साथ याद रखें कोलेस्टेक्टोमी होता है, जो कि पित्ताशय को ही काट कर अलग कर दिया जाता है पथरी के कारण। ये सामान्य चित्र हमने इसको देख करने के लिए बनाया हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और आप सबको ढेर सारी सावन की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए। आशा है कि यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद।